गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम लोग आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 8 दैट इज ग्रेविटेशन। ठीक है, चैप्टर 8 ग्रेविटेशन। ठीक है, तो ग्रेविटेशन को कैसे डिफाइन करते हैं? इफ देर इज अ अट्रैक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स दैट इज कॉल्ड द ग्रेविटेशन। कैसे डिफाइन करते हैं? सो ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ग्रेविटेशन इज द force of attraction between any two bodies in the universe, between any two bodies in the universe। ठीक है, तो पहला तो हम लोग ये देखते हैं कि जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है वो अट्रैक्शन फोर्स होता है या रिपल्सन फोर्स होता है। ठीक है, तो अट्रैक्शन जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है नेचर में अट्रैक्टिव फोर्स होता है ना। और ये अट्रैक्शन होता क्यों है? यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट होता है, तो दो ऑब्जेक्ट के अपने मासेस होते हैं, है ना। और जो हैवियर ऑब्जेक्ट होता है ना, वो स्मॉलर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है ना। उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो ग्रेविटेशन है हमेशा दो ऑब्जेक्ट के बीच ही लगेगा, और ये किन्हीं दो बॉडीज के बीच लगेगा यूनिवर्स में, मतलब किन्हीं दो बॉडी के बीच में लग रहे हैं, उनको क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन बोलते हैं। ठीक है, लेकिन हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द ग्रेविटी? ग्रेविटी से कैसे डिफरेंट है? तो हम लोग ग्रेविटी को डिफाइन करते हैं ग्रेविटी। ठीक है, तो ग्रेविटी को डिफाइन करते हैं तो क्या? ग्रेविटी इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इट इज द force of attraction, it is the force of attraction, ठीक है, between the earth and any object lying on close to its surface। ठीक है, तो देखिए ग्रेविटेशन और ग्रेविटी में क्या डिफरेंस है? ग्रेविटेशन में यूनिवर्स के किन्हीं दो ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व रहते हैं, जबकि ग्रेविटी में क्या हो गया? एक ऑब्जेक्ट जो है अर्थ का कॉमन होना निश्चित है ना। मतलब ग्रेविटी किसके लिए यूज करेंगे? जब अर्थ इन्वॉल्व है तब ग्रेविटी यूज करेंगे। इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड एनी ऑब्जेक्ट लाइंग ऑन क्लोज टू इट्स सरफेस, है ना, बिटवीन द अर्थ। ठीक है, तो एक जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ होना फिक्स है। ठीक है, अर्थ का होना फिक्स है। ठीक है, अब ये ग्रेविटेशन फोर्स के कारण क्या होता है? जैसे हम लोगों ने इसके प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया था कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो जो न्यू फोर्स नहीं होता, डिफरेंट फॉर्म में अवेलेबल होता है ना। जैसे कि जब हम लोगों ने कार जो टर्निंग के पार्ट्स, अगर कार टर्निंग के पास अगर सेफली टर्न कर पाता है तो उसका रीज़न क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। और वहाँ पर सेंट्रीपिटल का फोर्स काम कौन करता है? फ्रिक्शन फोर्स। उसी प्रकार अगर हम लोग रस्सी को पत्थर बांध के घुमाते हैं, है ना, तो वहाँ पर भी जो टेंशन फोर्स होता है रस्सी का, वो सेंट्रीपिटल की तरह एक्ट करता है। उसी प्रकार जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है वो एक सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्यों होता है? क्योंकि वो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींचता है ना, सेंटर की तरफ फोर्स लगाता है। और वो जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स रहता है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रहता है। सेंट्रीपिटल फोर्स कब होता है? दो कंडीशन है उसके लिए। पहला तो ये जो फोर्स है सेंटर की तरफ होना चाहिए। किधर होना चाहिए? सेंटर की तरफ। दूसरा, ये फोर्स सेंटर की तरफ होना चाहिए, साथ ही साथ ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर भी होना चाहिए। ठीक है, तो इस दुनिया में जितनी ऑब्जेक्ट्स घूम रहे हैं, अगर मून जो है अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है ना, अर्थ सन के चारों तरफ घूम रहा है, और सन जो है पूरे गैलेक्सी में घूम रहा है ना, हमारा सोलर सिस्टम भी पूरा गैलेक्सी में घूम रहा है, तो इसका रीज़न क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है ना। सब ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ, और यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स किसकी तरह एक्ट कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये ग्रेविटेशन फोर्स जो है किन्हीं पर्टिकुलर पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करता है और किसी पर्टिकुलर पैरामीटर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो हम लोग लिखेंगे कि ग्रेविटेशन जो जी यहाँ पर
जो ग्रेविटी है ना जी, ठीक है। यहाँ पर हम लोग एक और टर्म डिफाइन करेंगे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। ग्रेविटी किसके कारण से होता है? मास के कारण से। किसके कारण से होता है? मास के कारण से। और किसका मास? अर्थ के मास के कारण से, है ना। ग्रेविटी किसके लिए डिफाइन करते हैं? अर्थ के लिए, है ना। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब अर्थ के मास के कारण से जो एक्सीलरेशन है उसको एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं या ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कहते हैं। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल जी से। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड, द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड, ठीक है, द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड in a free falling body, in a free falling body, under the gravitational pull, under the gravitational pull, under the gravitational pull of the earth, is called acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity, ठीक है। तो क्या लिखा है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे डिफाइन करते हैं? द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन फ्री फॉलिंग बॉडी, है ना। फ्री फॉलिंग बॉडी अंडर द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। अब जो जी होता है वो क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। जी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी, है ना। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, and its direction is towards the center of earth, it is a vector quantity and its direction is towards the center of earth। तो आज हम लोगों ने अभी तक 3 पैरामीटर को डिफाइन किया, ग्रेविटेशन, ग्रेविटी एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो ये जो जी की वैल्यू होती है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल, हाँ यस, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन भी बोलते हैं, इसकी वैल्यू जो है एक प्लेस पे फिक्स रहती है ना। जैसे यहाँ पर आज ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जी की वैल्यू जो आज है, आज से 10 साल बाद भी यहीं पे होगी, है ना। 20 साल बाद भी उतनी ही वैल्यू होगी, ठीक है। ये एक प्लेस पे फिक्स रहता है, लेकिन प्लेस टू प्लेस क्या होते जाता है? वेरी करते जाता है। प्लेस टू प्लेस वेरी करते जाता है, मतलब जैसे जी की वैल्यू यहाँ पर कुछ है तो माउंटेन्स पे अलग होगी, है ना, ठीक है, हिल स्टेशंस पे अलग होगी। सो द वैल्यू ऑफ जी वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, बट इन वन प्लेस इट विल बी रिमेन कांस्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। उसके अलावा ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ठीक है, ठीक है। तो ये इट डिपेंड्स ऑन द एल्टीट्यूड, डेप्थ, रोटेशन ऑफ द अर्थ एंड शेप ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो जो जी की वैल्यू है ना, वो भी वेरी होती जाती है। अगर एक हाइट पे जाते जाते हैं, अर्थ सरफेस से एक हाइट पे जाते जाते हैं तो वहाँ पे भी वेरी होती जाती है। अगर अर्थ के अंदर जाते जाते हैं तो भी उसकी वैल्यू वेरी होती जाती है। अर्थ के रोटेशन के कारण से भी जी की वैल्यू वेरी होती है। उसके साथ साथ ही उसके शेप के कारण भी, शेप मतलब कहीं पर भी शेप मतलब कहीं पर अर्थ भी क्या है, कहीं पर गड्ढा है, कहीं पर प्लेन है, कहीं पर थोड़ा सा वो जो है माउंटेन्स के फॉर्म में है ना। तो द वैल्यू ऑफ जी डिपेंड्स ऑन एल्टीट्यूड, डेप्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ एंड शेप ऑफ अर्थ, ठीक है। बट इट डज नॉट डिपेंड ऑन द व्हाट, ठीक है। सो इट डज नॉट डिपेंड ऑन द टाइम पैरामीटर, ठीक है। सो इट्स वैल्यू विल बी रिमेन कांस्टेंट फॉर पर्टिकुलर प्लेस, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ग्रेविटेशनल जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ।
देखिए, तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, सपोज हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक का मास क्या है m1 है, दूसरे का मास क्या है m2 है, ठीक है, m2 है ना, और दोनों के दोनों एक पर्टिकुलर डिस्टेंस r पे रखे हुए हैं, है ना। तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स F, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्शन फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके प्रोपोर्शनल रहता है, प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस, दैट इज कैसे लिख सकते हैं, F इज प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जैसे मास की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे फोर्स की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि जैसे इन दोनों का बिहेवियर होगा वैसा ही इसका बिहेवियर होगा। अगर m1 का वैल्यू सपोज क्या है 1 किलोग्राम, है ना, m2 का वैल्यू कितना है 1 किलोग्राम, तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रोपोर्शनल मतलब ये ऑलमोस्ट इक्वल के बराबर होता है। प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है, इक्वल ही होता है ना। प्रोपोर्शनल लिखने का मतलब इक्वल मतलब एग्जैक्ट इक्वल नहीं होता बट इसी के जैसा ही होता है, इक्वल नहीं होता पर इक्वल के जैसा ही होता है, ठीक। तो फोर्स कितना हो जाएगा 1 न्यूटन, ठीक है। अगर m1 m2 की वैल्यू 2 रख दें तो कितना हो जाएगा फोर्स 4 न्यूटन, है ना। अगर m1 और m2 दोनों की वैल्यू 3 रख दें तो 3 और 3 कितना हो जाएगा 9 न्यूटन। इसका कहने का मतलब है कि पहले केस में दोनों मास एक दूसरे को 1 न्यूटन फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे, दूसरे केस में दोनों मास एक दूसरे को 4 न्यूटन फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे, और तीसरे केस में दोनों मास एक दूसरे को 9 न्यूटन फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे। मतलब जैसे जैसे मास की वैल्यू बढ़ती जाएगी, है ना, तो फोर्स की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। यहाँ पर आप लोग और कुछ ले सकते हैं, 4 और 5 ले सकते हैं, है ना, कोई जरूरी नहीं है सेम ले, है ना। तो यहाँ पर 20 न्यूटन आ जाएगा, तो अट्रैक्शन फोर्स कितना आ जाएगा 20 न्यूटन। तो जो फोर्स है ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स है दो मास के बीच में कितना हो जाएगा 20 न्यूटन का हो जाएगा, ठीक है। ठीक, सेकंड पॉइंट क्या बोला है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है, समझाने के लिए किया था, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट में क्या है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब क्या है, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², ठीक है। इसका कहने का मतलब क्या है, अगर मैं r को 1 रखता हूँ, r को क्या रखता हूँ 1, तो f किसके बराबर हो जाएगा 1/1, मतलब 1/1 का स्क्वायर, 1/1 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 1/1, दैट इज 1 हो जाएगा। फोर्स कितना है, सपोज 1 न्यूटन है ना, दो ऑब्जेक्ट के बीच कितना न्यूटन है 1 न्यूटन, ठीक है। अगर मैं r की वैल्यू को 2 रख देता हूँ तो क्या हो जाएगा, देखिए f इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 1/4 कितना हो जाएगा 0.25 न्यूटन, ठीक है। मतलब पहले जितना फोर्स लग रहा था, है ना, अगर उनके डिस्टेंस में डबल कर दूं, डिस्टेंस को क्या कर दिया डबल कर दिया, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कितना हो गया 1/4, मतलब 1/4 कम हो जाएगा, 4 टाइम्स कम हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर मैं r को क्या रख दिया 3 रख दिया, तो f कितना हो जाएगा 1/r, डिस्टेंस कितना हो गया 3 मीटर, 3 का स्क्वायर मतलब 9, तो 1/9 हो जाएगा। देखो फर्स्ट केस में क्या था, r इज इक्वल टू 1 रखे थे तो फोर्स कितना निकल के आया 1, r इज इक्वल टू 2 रखा तो फोर्स कितने निकल के आया 0.25 या 1/4, मतलब ओरिजिनल वैल्यू का 1/4 हो गया, ठीक है। फिर अगर r इज इक्वल टू 3 रखा, ये इसके लिए है, ठीक है, ठीक है। अगर r इज इक्वल टू 3 रखा तो ओरिजिनल वैल्यू का क्या हो गया 1/9। तो इस प्रकार से डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता जाता है। चूंकि ये स्क्वायर है और इनवर्स में, इसलिए इसको आल्सो भी क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। अब देखिए दोनों
फोर्स को हम लोग क्या कर देते हैं, कंबाइन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू G, है ना। हम लोग यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या यूज करते हैं, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। सो दिस विल बी द required force expression for the gravitational force between the two objects। ठीक है, here G is called the, तो इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। ठीक है, यहां तक लिख लीजिए। Here G is called universal gravitational constant, universal gravitational constant। ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्यों बोलते हैं, पहले तो इसको बोलते हैं, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, इसका यूनिट याद करने में आप लोग को थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, अभी मैं बता दूंगा थोड़ी देर में। ठीक है, तो जो G की वैल्यू है वो पूरे यूनिवर्स में क्या होती है, सेम होती है। मतलब अगर दो बॉडी है जिनके मास m1 और m2 है ना, m1 और m2 कुछ भी हो सकते हैं, अगर वो पानी के अंदर हो, है ना, चाहे वो स्पेस में हो, चाहे धरती पे हो, चाहे धरती के अंदर हो, है ना, जो G की वैल्यू है सब जगह दो ऑब्जेक्ट के बीच फिक्स होती है, और वो कितनी होती है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इतना होता है ना। मतलब G की वैल्यू इस पूरे यूनिवर्स में क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, अब देखिए G की यूनिट कैसे निकाले हैं, जब भी हमको यूनिट निकालना रहता है तो क्या करते हैं, उस वैल्यू को जिसकी यूनिट निकालना है उसको एक साइड रखते हैं और बाकी बचे हुए वैल्यू को दूसरे साइड ले जाते हैं। तो यहाँ से देखिए G का वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पर मैंने G को रख दिया है। ठीक है, r स्क्वायर को उधर ट्रांसफर कर दिया तो कितना हो गया, FR स्क्वायर, m1 और m2 को नीचे ट्रांसफर कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, G हो जाएगा। और G कैसे निकला, फोर्स के लिए क्या लिखते हैं, न्यूटन, डिस्टेंस के लिए क्या लिखेंगे, मीटर स्क्वायर, और m1 और m2 के लिए क्या लिखेंगे, केजी स्क्वायर, इसलिए क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, ये G का फॉर्मूला हो गया, G की वैल्यू लिख ली। देखिए अब यहाँ पर देखिए कि फोर्स जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। तो अभी तक हम लोगों ने जो फोर्स निकाला है उनका डायरेक्शन नहीं लिखा है, तो डायरेक्शन नहीं लिखा है तो हम इसका डायरेक्शन कैसे, मतलब ये अभी वेक्टर फॉर्म में नहीं है, स्केलर फॉर्म में है। स्केलर फॉर्म में मतलब ये इसका क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। ठीक है, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के लिए हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड ही यूज़ करेंगे, डायरेक्शन का यूज़ नहीं करेंगे फिलहाल इस चैप्टर में। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग को इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए तो हम लोग वेक्टर फॉर्म में जब भी रिप्रेजेंट करना होता है तो जो स्केलर क्वांटिटी होती है, मैग्नीट्यूड होता है, जैसे सपोज r एक वेक्टर है, r क्या है, एक वेक्टर है ना, तो इसका कैसे डिफाइन करता हूँ कि ये r का मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर में उसका मैग्नीट्यूड होता है, और उसका क्या होता है, डायरेक्शन होता है। क्या होता है, डायरेक्शन। ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, है ना, जब वेक्टर पढ़ा रहा था तो पढ़ा चुका हूँ कि अगर कोई वेक्टर r लिखते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड होता है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए मैं जनरली क्या यूज़ करता हूँ, यूनिट वेक्टर यूज़ करता हूँ। क्या करता हूँ, यूनिट वेक्टर। तो यहाँ से मैं f क्या लिख सकता हूँ, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, है ना, और डायरेक्शन के लिए मैं क्या लिखूंगा, यूनिट वेक्टर। तो डायरेक्शन बताने के लिए क्या यूज़ करते हैं, यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर को यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, देखिए r कैप इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, r वेक्टर। ठीक है, इसको इधर नीचे ट्रांसफर कर दिया तो कितना हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ r, मैग्नीट्यूड ऑफ r। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं G m1 m2, ठीक है, और यहाँ से क्या लिख सकते हैं, r वेक्टर अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, r कैप के बदले क्या लिखें, r वेक्टर अपॉन r का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो f वेक्टर फॉर्म में कितना हो गया, G m1 m2। ठीक है, और मैग्नीट्यूड से जब बाहर लेते हैं तो कोई भी वैल्यू क्या हो जाती है, पॉजिटिव, है ना, तो r को जब बाहर लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, r3, और ये क्या हो गया, r वेक्टर। तो इसको बोलते हैं ओरिजिनल वेक्टर फॉर्म। दिस इज कॉल्ड द वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग को ये चीज़ प्रूफ करना है कि अगर m1 m2 के ऊपर जितना फोर्स लगा रहा है
उतना ही फोर्स M2 जो है M1 के ऊपर भी लगा रहा है। ठीक है, तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ये बोलता है कि किन्हीं दो ऑब्जेक्ट के बीच जब फोर्स लगता है तो दोनों के दोनों इक्वल फोर्स लगाते हैं, लेकिन जिसका मास ज़्यादा होता है उसके केस में वो नोटिसेबल होता है और जिसका मास कम होता है उसके केस में नोटिसेबल नहीं होता। जैसे अर्थ जो है, जैसे ये जो ग्रेविटेशन का जो लॉ है, एप्पल न्यूटन ने खुद निकाला था कि एप्पल जब ज़मीन पे गिरा था तो ग्रेविटेशन को कॉन्सेप्ट दिया था, है ना। तो इसमें क्या है कि जो एप्पल है और अर्थ है, तो अर्थ भी जितना फोर्स लगाता है एप्पल के ऊपर उतना ही फोर्स एप्पल भी किसके ऊपर लगाता है, अर्थ के ऊपर। लेकिन चूंकि अर्थ का मास क्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो उसके मास के कारण क्या होता है, उसके ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होने के कारण, ग्रेविटी ज़्यादा होने के कारण, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, वो एप्पल जो है अर्थ के ऊपर गिर जाता है। उसी प्रकार एप्पल भी अर्थ के ऊपर सेम फोर्स लगाता है, उतना ही फोर्स लगाता है, लेकिन चूंकि उसका मास बहुत कम है इसलिए जो उसके रेस्पेक्ट में जो अर्थ का एक्सेलरेशन होता है वो नोटिसेबल नहीं होता है ना। तो हमको ये प्रूफ करना है कि दोनों के दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं एक दूसरे के ऊपर सेम फोर्स लगाते हैं। देखिए, सपोज मैं ये मान के चलता हूँ कि मास M1 जो है 2 के ऊपर फोर्स लगाता है और अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है ना। तो जो M1 जो 2 के ऊपर लगाता है उसको बोलते हैं फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो इसको क्या लिखते हैं, फोर्स, कौन सा फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स, है ना, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है। उसी प्रकार क्या करेगा, सेम फोर्स से M2 क्या करेगा, M1 को खींचने की कोशिश करेगा। तो इसको क्या लिखूंगा, इसको मैं लिख देता हूं, इसको अभी इरेज कर देता हूं, ठीक है। तो यहां पर इसको क्या लिखूंगा कि जब 2 जो है 1 को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है तो उसको बोलता हूं F12, मतलब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो पढ़ते कैसे हैं, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, है ना। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे कि जो F21 है और F12 बराबर है। देखिए, सपोज जब M1 M2 के ऊपर फोर्स लगाता है ना, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो उसको कैसे लिखेंगे, देखो F21 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, G M1 M2 अपॉन वेक्टर फॉर्म में, है ना, इस फॉर्म में R³ इंटू R वेक्टर को क्या लिखेंगे, देखो लेंथ भी मैथमेटिक्स में लेंथ और एरिया कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, जबकि वॉल्यूम क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी। ये दोनों के बीच का लेंथ है, तो इसको क्या लिखूंगा, वेक्टर क्वांटिटी। तो क्या लिखूंगा, R21, क्या लिखूंगा, R21, ठीक है। तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, है ना, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो उस समय जो डिस्टेंस इसको मैं क्या लिखूंगा, R21, ठीक है, जब ये फोर्स लग रहा है, ठीक है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है। उसी प्रकार मैं क्या लिख सकता हूँ, F12 को कैसे लिख सकता हूँ, F12 को कैसे लिख सकता हूँ, F12 कैसे लिख सकता हूँ, G M1 M2 R3, क्या हो जाएगा, R12, क्या लिख सकता हूँ, R12। जब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, जब M2 जो है ना, जब M1 को खींचता है इस केस में, है ना, तो ये जो फोर्स लगता है इस केस में डिस्टेंस क्या हो जाएगा, R12, ठीक है। अब यहाँ पर देखो दोनों के दोनों डिस्टेंस क्या है, सेम है, या दोनों का लेंथ क्या है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है या लेंथ है वो क्या है, सेम है। लेकिन जब 2 के ऊपर लग रहा है तो ये इधर की तरफ जा रहा है, और जब 1 के ऊपर लग रहा है तो इधर की तरफ जा रहा है। तो दोनों डिस्टेंस क्या है, R12 इज इक्वल टू R21। तो दोनों के केस में डिस्टेंस सेम है लेकिन इक्वल एंड अपोजिट है। जब फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 लग रहा है ना, तो उस समय जो डिस्टेंस है उसको क्या नाम दिए हम लोगों ने, R21, है ना। और F12 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 लग रहा है तो उस समय को क्या नाम दिए, R12 नाम दिए, क्या दिए, R12, है ना। तो दोनों का लेंथ क्या है, सेम है बट अपोजिट है ना। तो यहाँ पर देखिए F12 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, F12 को G M1 M2 अपॉन R3, ठीक है। तो R12 की जगह क्या लिख सकता हूँ, माइनस R21, है ना, माइनस R21, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, ये सब वेक्टर क्वांटिटी है, F12
इज इक्वल टू माइनस को बाहर ले लूँगा तो माइनस GM1 M2 R3 R21 ये हो गया। यहाँ से देखने पर देखिए क्या पता चल रहा है, इतनी जो क्वांटिटी है वो कैसे दिख रही है, GM1 M2 R3 R21 कैसे दिख रही है, F21 के बराबर दिख रही है। किसके बराबर दिख रही है, F21। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, F12 इज इक्वल टू माइनस F21। ठीक है, तो दोनों के दोनों फोर्स, मतलब दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर सेम फोर्स लगाते हैं। मतलब F12 किसके बराबर है, F21 के बराबर है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। अगर ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा है अपने डायरेक्शन में। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने प्रूफ किया है, क्या प्रूफ किया है कि दो ऑब्जेक्ट के ऊपर जब भी ग्रेविटेशन फोर्स लगाते हैं तो उस समय में फोर्स क्या होता है, इक्वल होता है, बट इसका डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि कैसे हम लोग डिफरेंट केसेस में जब हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू है जो चेंज होती है, और कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, टिल देन कीप वॉचिंग, थैंक यू।